नमस्कारम। कल जो क्वार्टर फाइनल हुआ था दानिल दुबो और सर्गेई कारयाकिन के बीच लिंडोरे सेबे जो मैग्नस टूर का एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट शुरू है ऑनलाइन। उसमें ये एक इम्पोर्टेंट कुछ गेम्स हुए थे जो मुझे लगा कि हमको डेफिनेटली चेक करने चाहिए। और एक्चुअली मैंने सोचा ये है कि उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं बस उनको ही हम देखेंगे। पूरा गेम नहीं भी देखा हमने तो शायद मुझे लगता है चल जाएगा, लेकिन जो अच्छे पोजीशंस थे जो सच में हम एनालाइज कर सकते हैं उनको देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हम तीनों जो गेम हुए थे उनको देखें और उनका बैकग्राउंड भी हम लोग थोड़ा चेक करें। सो पहला जो गेम हुआ था उसमें ये पोजीशन आया था अराउंड मूव नंबर 25। सो उसको देखते हैं हम। जस्ट ब्लैक ने जो लास्ट मूव खेला था वो ई कट F3 खेला था। और अभी आप देख सकते हो कि इसमें वाइट के पास जो है वो एक रुक है और ब्लैक के पास उसके बदले एक बिशप और दो एक्स्ट्रा पॉन्स हैं। अगर हम देखें तो 4 वर्सेस 2 है किंग साइड में, तो 2 पॉन है उसके पास। लेकिन इस वक़्त की अगर हम बात करें तो ये पोज़ीशन जो है कंप्लीटली मुझे अनक्लियर लग रहा है अभी भी। भले ही वो क्लोज़ टू इक्वल होगा अगर हम सही तरीके से देखें तो। लेकिन इसको हम स्टार्ट करें तो रुक B1 खेला था यहाँ पे व्हाइट ने, A6 देन रुक B3। अब बहुत ज़रूरी था कि जो F3 का पॉन है उसको एक्सचेंज कर लिया जाए किसी भी तरीके से, बिकॉज़ ये बहुत डेंजरस हो सकता है एक बार अगर ब्लैक का G5 G4 आ जाता है तो। क्योंकि ये परमानेंट पासर पॉन हो जाएगा उस वक्त और इसको फिर डील करना बहुत मुश्किल होगा मुझे लगता है वाइट के लिए। सो यहाँ पे रुक B3 खेला, सिंपली अटैक है। बिशप C5 खेला यहाँ पे और C4 एक बहुत ही सही लगा मुझे मूव, बिकॉज जब आप इसको एक्सचेंज करोगे तो आपके पास रुक इंटू F3 अवेलेबल है। सो यहाँ पे बी कट C4 मारा विच वॉज आई थिंक पोस्ट। सो यहाँ पे रुक इंटू F3 मारा, नाइट E5, फिलहाल रुक पे थ्रेट है, रुक F5। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों ही इसमें अटैक है। या तो आप BD7 जाना पड़ेगा आपको, या तो आप नाइट D7 वापस जा सकते हो। सो इन्होंने नाइट FD7 वापस खेला। फिलहाल E5 प्रोटेक्टेड है, C4 एक्स्ट्रा पॉन है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि वाइट के पास कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोजीशन है, कोई विनिंग कंटिन्यूएशन है। लेकिन हाँ, इसमें डेफिनेटली वाइट ट्राई कर सकता है। सो यहाँ पे नाइट E4 खेला, C5 पे फिर से थ्रेट है, बिशप टू D4, किंग E2। अब बहुत ज़रूरी था कि कुछ कंडीशंस में आप किंग को कम से कम E2 पे या D2 पे रखो ताकि इस पॉन को जो है वो फ्री स्पेस नहीं मिले पुश होने के लिए। सो यहाँ पे G6 खेला, फिलहाल रुक पे थ्रेट है, रुक F1 एंड देन किंग E7। ऑफ कोर्स ब्लैक का मेन आइडिया ये होगा कि कभी ना कभी आप F5 खेल के इस नाइट को भी यहाँ से हटा सकते हो और उसके बाद आप कोशिश कर सकते हो कि दो नाइट और बिशप के थ्रू इस पॉन से प्रेशर बनाया जाए। सो यहाँ पे नाइट E3 खेला, F5। अब ये एक बहुत ही अच्छा पोजीशन था एक्चुअली एनालाइज करने के लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली बहुत बार ऐसा पोजीशन आता है जिसमें आप एक्सचेंज अप रहते हो या फिर आप एक्सचेंज डाउन रहते हो और ब्लैक के पास एक या दो एक्स्ट्रा पॉन है। तो ये परफेक्ट पोजीशन था मुझे लगा एनालाइज करने के लिए, बिकॉज F5 को वैसे नेचुरल मूव्स अगर हम देखें तो नाइट D2 या नाइट F2 जैसे मूव्स हम खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने नाइट D5 चेक दिया, किंग टू E6, नाइट F4 चेक। ऑफकोर्स आप नाइट G5 अगर नहीं खेल सकते थे बिकॉज D5 मर रहा था। सो किंग E7 वापस खेला और यहाँ पे एक्चुअली रिपीट कर सकते हैं, लेकिन दानिल दुबो को लगा होगा कि एक अच्छा पोजीशन है जिसमें हम जीतने के लिए खेल सकते हैं। सो वापस से रुक D1 खेला उन्होंने और जो परपैचुअल था, जो रिपीटेशन था वो अवॉइड किया। अभी आप F इंटू E4 को सिंपली रुक इंटू D4 आ रहा है, तो ये एक अच्छा पोजीशन रहता मुझे लगता है उस वक्त। तो रुक D1 को यहाँ पे बिशप B2 खेला ब्लैक ने, नाइट D5 चेक, किंग E6 एंड देन नाइट G5 चेक दे दिया। अभी एक अच्छी बात हो गई इसमें कि पिछली बार जब नाइट D5 चेक दिया था वाइट ने, तब रुक जो है वो F1 पे था, इस बार वो D1 पे है, तो ये प्रोटेक्टेड है। और उसके कारण होगा ये कि अभी नाइट H7 हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। सो यहाँ पे किंग D6 खेला, ओनली मूव था। हालांकि यहाँ पे डिस्कवर्ड चेक में कुछ मर नहीं रहा था पीस, ये एक अच्छी बात थी। सो यहाँ पे नाइट F6 चेक दिया, किंग टू C6। और यहाँ पे आके उन्होंने सोचा कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा पीसेस बोर्ड पे रहेंगे तो हो सकता है कि टाइम प्रेशर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाएं और सी पॉन के लिए वो प्रेस कर सके। सो उसको देखते हुए दानिल ने यहाँ पे नाइट इंटू D7, नाइट इंटू D7 और नाइट H7 मार दिया। हालांकि देखा जाए तो गेम में जो मेन पॉन है ब्लैक के लिए वो सी पॉन है, तो H7 का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं पड़ेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म पे एंड गेम में ये काम आएगा कि पहले जहाँ पे एक टाइम पे 4 वर्सेस 2 था किंग साइड में, F3 पे पॉन था और H7 पे पॉन था, इस वक्त तो 2 वर्सेस 2 आ गया है। सो ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है वाइट स्लोली सही लेकिन प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे नाइट B6 खेला, नाइट टू F8,
और फाइनली नाइट जो है वो G6 पे अटैक कर रहा है। नाइट D5 खेला यहाँ पे, आप नाइट G6 नहीं मार सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पे फोर्क आ रहा है। सो उसको देखते हुए रुक F1 खेला यहाँ पे नाइट D5 के बाद। और यहाँ पर एक्चुअली एक अच्छा मूव था जो कि शायद उन्होंने मिस किया था, बिकॉज आफ्टर नाइट D5 रुक F1 यहाँ पे उन्होंने C3 खेल दिया इमीडिएटली, जो कि थोड़ा सा डुबियस था उस वक्त। लेकिन हाँ, टाइम बहुत कम था बोर्ड पे, तो सब कुछ कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं रहता है, प्रैक्टिकली मुश्किल होता है बहुत बार। हालांकि हम देखें तो C3 के अलावा यहाँ पे एक G5 अच्छा मूव था, जिसमें एक अच्छी बात ये होती ब्लैक के लिए कि अगर आप रुक इनटू F5 जैसे मूव्स खेलते हो तो जो पॉन पुश होके रुक का जो कंट्रोल था C1 पे वो इजीली नहीं होगा। और उस वक्त जो है जैसे कि नाइट G6 के बाद वो पोजीशन बहुत इजी लग रही थी एक्चुअली, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने C3 खेला था, नाइट G6, C2 एंड फाइनली एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको वापस से एक्सचेंज मिलने वाला है, बिकॉज नाउ यू कैन नॉट स्टॉप C1 विथ योर नाइट। सो आपको रुक देना ही पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे किंग D2 खेला, बिकॉज आप C1 को रुक इंटू D1, बिशप इंटू D1, किंग सॉरी C1 रुक इंटू C1, बिशप इंटू C1 और किंग इंटू C1 आ रहा है। पर उस एंडिंग में भी आप नाइट एंडिंग में एक पॉन अप हो, और स्पेशली वो H पॉन है जो ओपोनेंट के किंग से बहुत दूर है। सो नाइट एंडिंग में आपके पास अगर कोई क्लियर पॉन है तो ये एक अच्छा पोजीशन मान सकते हैं हम वाइट के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नाइट B4 खेला, A4, किंग टू D6 और फाइनली H4 जो है वो पुश कर दिया उन्होंने, बिकॉज इस पॉन को मेनली हम पोटेंशियल पॉन मान सकते हैं जो बहुत इजीली कन्वर्ट होने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे C1 क्वीन बनाया, और आफ्टर रुक इंटू C1, बिशप इंटू C1, किंग इंटू C1, यहाँ पे मुझे लगता है ये पोजीशन अभी कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि क्योंकि नाइट एंडिंग हो या पॉन एंडिंग हो, अगर आपके पास कोई क्लियर पॉन है जहाँ जिसके भरोसे आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, तो ये मुझे लगता है कम्प्लीटली विनिंग होना चाहिए। और इसमें इसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा देखने लायक था, बिकॉज ये एंडिंग कम्प्लीटली विनिंग ही थी बाद में। इसके बाद अगर हम सेकेंड गेम की बात करें, जो कि इस बार सर्गेई कारयाकिन वाइट थे, तो हम इसको पहले से देखते हैं थोड़ा सा कि इस गेम में एक्चुअली थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी भी हो गया था। कि मैंने देखा था कि गेम के बाद, मतलब मैच के बाद जब कारयाकिन हार गए थे, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इस गेम में टाइम कंट्रोल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज इंक्रीमेंट था ही नहीं। तो वो कितनी सच बात है वो और जानकारी जब आएंगी तो हम डेफिनेटली उसके बारे में देखेंगे, पर जो उन्होंने ट्वीट किया था उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा इस सेकंड गेम के साथ एक्चुअली एक घटना हुई थी। सो E4, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू C4, नाइट F6, टू नाइट डिफेंस, या फिर हम टू नाइट अटैक भी बोल सकते हैं इसको। इसमें अगर हम मेन लाइन जाए तो नाइट G5 खेलते हैं नॉर्मली, लेकिन D3 वैसे बहुत पॉपुलर है अगर आपको अवॉइड करना है उसको तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फिर बाद में इस पोजीशन को क्लोज गायको पियानो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे H6 खेला, C3, G5, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं बोलूँगा कि बीच में बहुत लोग खेल रहे थे इसको G5 को इमीडिएटली। हालांकि जब H3 जल्दी आया हुआ रहता है तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे A4 खेला, G4, नाइट टू D2, D5। अब फाइनली ब्लैक जो है उसने कुछ रूल्स कंप्लीटली ब्रेक कर दिए हैं कि आप देख सकते हैं कि किंग साइड का जो पोजीशन है, जो नॉर्मली हम जब चेस सीखते हैं तो हमको यही सिखाया जाता है कि किंग साइड के जो पॉन्स हैं, स्पेशली जैसे नॉर्मली इटालियन में या स्पेनिश में शॉर्ट कैसल करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं खेलना चाहिए। बट ये वेल नोन थियरी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो ईडी मारा, नाइट इंटू D5, A5। अब वाइट जो है वो कोशिश कर रहा है कि क्वीन साइड में स्पेस बनती जाए, बिकॉज एक बात तो क्लियर है कि अगर ब्लैक ने G5, G4 पहले ही खेल दिया है, नॉट G1 से, G2, G7 से, सो उसमें ब्लैक ये कोशिश कर सकता है कि बिशप E6, क्वीन टू D7 और लॉन्ग कैसल के लिए वो जाए। तो अगर आपके पास पहले ही इधर स्पेस होंगी तो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे बिशप G7 खेला, A6, B6। पर्सनली मुझे लगा था कि एक मोमेंट पे जब A4 आया था तो A5 खेलना चाहिए था, या फिर अगर आप A5 खेला भी आपने तो A6 कम से कम आके रोक देना चाहिए था, A6 तक व्हाइट का पॉन नहीं आने देना चाहिए। तो यहाँ पे H3 खेला, नाइट F4, नाइट E4। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव था एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअली G2 मर रहा है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स रहेंगे इसमें। मतलब आप वैसे जा सकते हो G2 के लिए, वो भी इक्वली रहेगा,
लेकिन अगर हम देखें तो इसको किंग F1 आ सकते हैं, और अभी आप अगर जी इंटू H3 आते हो तो यहाँ पर क्वीन F3 जैसे मूव्स आ रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली F7 पे थ्रेट है, और ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग पोजीशन था खेलने लायक। सो लेकिन गेम में उन्होंने जी कट H3 इमीडिएटली मार दिया, जिसको कि आप पॉन्टेक्स नहीं मार सकते हो, डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे वाइट ने G3 खेला, ये बहुत नेचुरल मूव लग रहा था। और अभी आप अगर नाइट G2 चेक देते हो तो किंग F1 के बाद ये नाइट वापस जाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो उसको देखते हुए उन्होंने नाइट E6 खेला, क्वीन टू F3, बिशप D7। अब दिक्कत ये है कि ब्लैक का जो किंग है वो सेंटर में फंस गया है। आप अगर लॉन्ग कैसल करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे B7 जैसे स्क्वायर्स हैं जहाँ पे प्रेशर बन सकता है, और दूसरी बात आप शॉर्ट कैसलिंग का तो मुश्किल ही सोच सकते हो। सो ब्लैक का किंग जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो BD7 के बाद यहाँ पे रुक इंटू H3 मार दिया। मैं सोच रहा था कि एक्चुअली नाइट G5 जैसे मूव्स आ सकते हैं कैस में, बिकॉज आप बिशप H3 को इनडायरेक्टली सोच सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि बिशप इंटू G5 आ रहा है और क्वीन पे अटैक है, और आप अगर H इंटू G मारोगे तो रुक इंटू H आके इजीली एक्सचेंज हो रहा है। और दूसरी बात उसमें नाइट इंटू G5 को और एक प्रॉब्लम था कि बिशप जो है वो ये दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। सो नाइट G5 हटाना इतना आसान नहीं था, और नाइट को और कहीं भी नहीं हटा सकते बिकॉज सिंपली क्वीन इंटू F7 आ रहा है। सो क्वीन E7 खेला F7 को प्रोटेक्ट करने के लिए, और डेफिनेटली ब्लैक इज प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग कैसल। सो यहाँ पे रुक H5 खेला। कुछ कंडीशंस में आप रुक को F5 लेके और F7 को अटैक कर सकते हो। लॉन्ग कैसल किया यहाँ पे, बिशप टू E3, रुक F8, रुक F5। डेफिनेटली ब्लैक जो है वो कोशिश कर रहा था कि F5 खेले कुछ कंडीशंस में। सो यहाँ पे किंग B8 खेला, नाइट A3, नाइट B5 जैसे आइडियाज आ सकते हैं इसमें, और इवन आप नाइट बाद में जो है C2 पे भी ला सकते हो। सो दोनों ही ऑप्शन रेडी रखा है वाइट ने यहाँ पे। नाइट F4 खेला। अगर आप पॉन टेक्स मारते हो इसमें तो बिशप इंटू F5 आ रहा है। सो यहाँ पे उन्होंने नाइट वापस ले लिया D2 पे, बिकॉज इस पोजीशन में उनका आइडिया क्लियर है, जैसे ही आप इसको मारोगे तो क्वीन इंटू C6 आ रहा है इसमें, और बिशप C8 के बाद एक्चुअली ये गेम मुझे लग रहा था कि अभी तक ठीक ठाक है, रिजाइन करने लायक तो कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली इसमें इंक्रीमेंट का इशू था। सो टाइम पे एक्चुअली मुझे लगा कि वो हार गए, लेकिन हालांकि गेम जो है वो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड था। सो इस सेकंड गेम के साथ सिर्फ थोड़े से प्रॉब्लम्स हो गए थे जो मैंने सुना था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 2-0 हो गया था बेस्ट ऑफ 4 में। तो अगले 2 गेम में सिर्फ दानिल दुबो को एक ड्रॉ ही चाहिए था। तो हम क्विकली थर्ड गेम की तरफ भी जाते हैं और उसको देखेंगे, क्योंकि पहले 2 गेम में जो स्कोर है वो उसको आपको इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि थर्ड गेम में आपको सिर्फ ड्रॉ ही चाहिए। हालांकि मैग्नस और वैसिलिसो के इसमें भी ऐसा ही हुआ था। पहले दोनों गेम, फर्स्ट गेम तो मैंने अपलोड किया था जो कि क्वीन सैक्रिफाइस देके, और उस वक्त ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन था ही उनका। जीते थे मैग्नस कार्लसन, और सेकंड गेम भी हारने के बाद थर्ड गेम एक्चुअली उन्होंने बहुत इजीली ड्रॉ ले लिया था, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वैसिलिसो उसको और खेल सकते थे। ऑब्वियसली वैसे ड्रॉ नहीं ले सकते हो आप, जब आपको पता है कि आप ड्रॉ लेके सीधा बाहर हो। सो यहाँ पे जो थर्ड गेम हुआ था इन दोनों के बीच, अब हम उसको देखते हैं। और थर्ड गेम में एक्चुअली हम सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस है वही देखेंगे। सो यहाँ पे एक पोजीशन आया था, हाँ करेक्ट, इस वक्त आफ्टर ये मूव नंबर 22 का पोजीशन है, जहाँ पे जो है ब्लैक जो है वो सरगेई कारयाकिन है। और एक्चुअली इसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोजीशन आया था, तो मुझे लगा यही पोजीशन हम देखते हैं, क्योंकि ओपनिंग में इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था एक्साइटिंग। सो यहाँ पे क्वीन B6 खेला। फिलहाल B3 पे अटैक है, उसको बचाने के लिए क्वीन C2 खेला यहाँ पे ब्लैक ने। और ये एक परफेक्ट पोजीशन है कि आप टाइम कम वाले सेटअप, मतलब पोजीशंस में, गेम्स में, या फिर नॉर्मल क्लासिकल में भी आप कैसे डिसीजंस ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था एक्चुअली सर्गेई कारयाकिन का। हालांकि इसको रिजल्ट से नहीं जोड़ के देखिए आप इस मूव को, बिकॉज मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा उसको रुक के चेक करिए कि क्या कंटिन्यूएशन हो सकती है, क्योंकि वो कम्प्लीटली पोजिशनल बात है। सो यहाँ पे उन्होंने रुक इंटू E3 मार दिया, जो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आप इसको कंप्यूटर से चेक करेंगे तो डेफिनेटली उतना मज़ा नहीं आएगा इसमें, लेकिन अगर हम बात करें इस मूव की, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग डिसीजन था। जिस हिसाब से उनको मस्ट विन सिचुएशन था, और दूसरी बात जिस हिसाब से टाइम फॉर्मेट था इस पूरे टूर्नामेंट का।
सो एफ इंटू E3 मारा और यहाँ पे क्वीन वापस ले लिया उन्होंने D8, क्योंकि उनका मेन आइडिया यही था कि उनको रुक इंटू E3 मारना था और उनको क्वीन इंटू E3 अलाउ नहीं करना था, पॉन टेक्स मारना था। सो एक मूव के लिए उन्होंने थ्रेट दिया था, जैसे ही क्वीन यहाँ से हटा वैसे ही उन्होंने रुक इंटू E3 मार दिया और अब वापस आ गए। अब इस पूरी बात में एक प्रॉब्लम है वाइट के लिए कि उनके पास एक गलत बिशप है, मतलब बैड बिशप है, क्योंकि अपने ही पॉन चेन के अंदर है वो। जब तक ये रिलीज नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल होगी। और E5 आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर है। एक बात है कि इस नाइट को वापस से रिमूव मतलब इम्प्रूव करके आप ला सकते हो इसको। सॉरी, एरोस थोड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको आप ला सकते हो नाइट D7 और नाइट E5 पे भी, तो तब बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। सो क्वीन D8 के बाद यहाँ पे रुक F2 खेला, क्वीन E7, रुक F1, रुक F8 और F7 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। क्वीन D2, फाइनली बिशप H6 खेला। अभी आप देख सकते हो कि E3 पे अटैक प्रॉब्लम है, नाइट E5 आ रहा है, ये नाइट भी रिग्रुप होके वापस आ रहा है। सो यहाँ पे नाइट D1 खेला, नाइट E5 और A5। अब इसके बाद ये पोजीशन जो है उन्होंने A5 स्पेशली खेला, इसलिए खेला था कि बाद में फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा ना हो कि ब्लैक B6 A5 खेलते हैं और इधर से पूरा ब्लॉक हो जाए, तो कम से कम फ्यूचर में B4 ब्रेक रेडी रहे, उस हिसाब से उन्होंने खेला था। और साथ ही साथ नाइट B6 भी रुक गए। तो यहाँ पे नाइट C7 खेला उन्होंने, नाइट टू B2, नाइट E8, और अब आप देख सकते हैं कि जो नाइट B6 D7 E5 नहीं आ सकता था वो F6 से आ रहा है। सो एक अच्छा मैन्योरिंग कर रहे हैं वो। यहाँ पे नाइट D3 खेला, बिशप G7, फाइनली नाइट इंटू E5 मार दिया, बिशप इंटू E5 एंड देन E4। अब पूरे गेम में ये हमेशा वीक रहेगा और कुछ कंडीशंस में ब्लैक जो है वो H5 खेल के नाइट F6, नाइट D7 वापस से नाइट ला ही सकता है दूसरा। तो मैं मानूंगा कि जो नाइट E5 अगर एक बार बैठ जाता है वहां पे, तो किसी भी एक रुक से वो इक्वलेंट है या मे बी बेटर भी हो सकता है कुछ पोजीशंस में। सो ये एक अच्छा डिसीजन था एक्चुअली। हालांकि इसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक दोनों ने कुछ एक्साइटिंग नहीं किया गेम में, और बहुत देर तक वो सिर्फ रिग्रुप कर रहे थे पीसेस को कि कहाँ पे परफेक्ट पोजीशन आएंगी। सो उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एक्चुअली कुछ अच्छे मूव्स हुए थे बाद में। बिकॉज एक मोमेंट पे आके ब्लैक ने एक बार ऐसा भी ट्राई किया था कि किंग को वो इधर लेके गए, फिर वापस से किंग को इधर लेके आए, और फाइनली ये पोजीशन आया था जहाँ पे उन्होंने किंग G8 खेला। ये मूव नंबर 68 का पोजीशन है। और यहाँ पर आकर व्हाइट ने जो है बिशप B1 खेला, रुक E8, बिशप टू C2, और व्हाइट एक्चुअली कोशिश कर रहा था बिशप C2, बिशप B1 खेलने की, लेकिन रुक B8 खेला यहाँ पे ब्लैक ने। और ब्लैक को जैसे हमने देखा कि पहले 2 गेम वो हार चुके हैं, तो ब्लैक को डेफिनेटली कोशिश करनी थी, यहाँ पे मस्ट विन सिचुएशन था, तो सो उस हिसाब से उनको खेलना जरूरी था। अदरवाइज यहाँ पे ड्रॉ लेके कोई पॉइंट ही नहीं था, ड्रॉ और लॉस सेम ही था उस पोजीशन में। सो यहाँ पे BD1 वापस खेला और फाइनली आफ्टर बिशप H6, बिशप टू C2, बिशप G7 बैक, क्वीन टू D2 और B5 ब्रेक दे दिया, और डेस्परेटली उन्होंने यहाँ पे आके ब्रेक दे ही दिया। सो आफ्टर A कट B6, रुक कट B6, यहाँ पे बिशप D1 वापस खेला उन्होंने, क्योंकि B2 पे B3 पे अभी प्रेशर बनाना जरूरी है, और बिशप को जरूरी है कि यहाँ पे वो हमेशा इसको सपोर्ट करता रहे। सो क्वीन B7 खेला यहाँ पे, क्वीन G5, और अब व्हाइट कोशिश कर रहा है कि भले आप रुक इंटू B3 मार सकते हो इसमें, लेकिन उस वक्त जो है किंग साइड में प्रेशर बनता रहेगा और 2 एक्सचेंज सेक्रीफाइस शायद ही ब्लैक सर्वाइव कर जाए। सो यहाँ पे क्वीन D7 वापस खेला, क्वीन D8 को रोकने के लिए, बिकॉज क्वीन G5 का वही आइडिया था। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने कि G4 ब्रेक दे दिया, क्योंकि जिस हिसाब से ये बिशप गेम में आ ही नहीं रहा था, तो बहुत जरूरी था कि यहाँ से कुछ ना कुछ कंटिन्यू करें, किंग साइड स्पेशली। सो यहाँ पे H इंटू G4 मारा। H इंटू G4 को एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया व्हाइट ने, बिकॉज जो पूरे गेम में जो बिशप अच्छा नहीं था उसको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया और बिशप इंटू G4 मार दिया। हालांकि H इंटू G4 बहुत नेचुरल लग रहा था, पर वो कम्प्लीटली गलत होता। और इसके साथ साथ एक हिडन ट्रिक भी है, तो मुझे उम्मीद है आप चेक करेंगे उसको थोड़ा रुक के कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे लगता है यही चीज उन्होंने शायद गेम में मिस किया था, और उस वक्त टाइम भी कम था ऑब्वियसली। सो यहाँ पे रुक B7 खेला और उनको लगा F7 को प्रोटेक्ट करना इज गुड, और बाद में आप इवन क्वीन E7 जैसे मूव्स भी आ सकते हो, क्योंकि अगर क्वीन एक्सचेंज हो भी जाता है तो भी ये पोजीशन कम्प्लीटली ओके लग रही है ब्लैक को, बिकॉज कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें। A6 वीक है, लेकिन आपका भी B3 वीक है। सो यहाँ पे रुक इंटू F7 मार दिया, ये एक्चुअली बहुत अच्छा मूव था।
जिसके कारण मैं बोल रहा था आपको कि बिशप जो है G4 आने के कारण उसका इम्पोर्टेंस ये है कि E6 आ सकता है वो। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात देखा था एक्चुअली वाइट ने यहाँ पे। तो नाइट इंटू F7 मारा एंड देन आफ्टर बिशप E6 अब फिर से पिन हो गया वहाँ पे। अगर आप क्वीन हटाते हो यहाँ पे सो क्वीन इंटू G6 और फाइनली जो 3 पीस बचे हैं बोर्ड पे 1, 2 एंड 3 वो तीनों इसको अटैक कर रहे हैं। सो आपको क्वीन इधर वापस लाना ही पड़ेगा और इस वक्त दिक्कत ये है कि सब कुछ पैरालाइज्ड है, मतलब आपका बिशप नहीं हिल रहा है, नाइट नहीं हिल रहा है, क्वीन आपको टाइट डाउन है इधर ही रखने के लिए हमेशा। सो यहाँ पे वाइट ने एक अच्छा मूव खेला E5, क्योंकि इसके कारण ये है कि अब बिशप इंटू तो आप मार नहीं सकते और नाइट इंटू भी नहीं मार सकते हो। सो आपको पॉन इंटू मारना पड़ेगा जिसमें ये पॉन जो है वो फर्स्ट पॉन बन जाएंगे। सो डी कट E5 मारा D6 और फाइनली अब ये जो पॉन है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें भले ही जो पीस के बदले एक ही पॉन है लेकिन 6th रो में पड़ी हुई पॉन अगर वो उसको कोई रोक नहीं पाता है तो बड़ी मुश्किल होंगी ब्लैक के लिए। तो यहाँ पे D6 खेला, किंग F8, क्वीन टू F5 और अभी भी वो प्रेशर बना के रख रहे हैं बिकॉज आप D7 भी जा सकते हो इसमें। हालांकि हम डायरेक्टली D7 भी खेल सकते थे लेकिन उसको वो रूक D7, बिशप इंटू D7, क्वीन इंटू D7 मार सकते थे जब हम इंस्टेड ऑफ क्वीन F5 में बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्वीन C6 चेक दिया, बिशप टू D5, क्वीन टू D7 एंड फाइनली बिशप इंटू F5 मार दिया जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर इसको हमने क्वीन इंटू F5, रुक इंटू F5 और रुक इंटू F7 मारा तो एक बहुत इजी आइडिया आ रहा है कि आप सिंपली D7 खेल सकते हो बिकॉज इसको किंग E8 तो जा नहीं सकते हैं, रुक इंटू F7 आ रहा है सीधा और किंग इंटू F7 को D8 जो है वो क्वीन बन रहा है। सो ये पॉसिबल नहीं था। सो क्वीन इंटू F5 को उन्होंने जब रुक इंटू F5 मारा तो फाइनली रुक इंटू B3 मार दिया यहाँ पे और सॉरी मुझे लगा कि इस वक्त ये पोजीशन कम्प्लीटली लॉस्ट ही है क्योंकि इसमें जो पॉन है उसका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि मटेरियल आप देखो तो इक्वल है और साथ ही साथ अपोजिट कलर बिशप है बोर्ड पे लेकिन D6 पॉन को कोई रोक नहीं सकता इसमें। सो यहाँ पे बिशप D5 चेक दिया, किंग टू E8, रुक F7 और फाइनली बिशप पे अटैक है। बिशप H6 खेला बचाने के लिए उन्होंने, रुक चेक, किंग टू F8, किंग E8 वगैरह हम जा सकते थे एक्चुअली, किंग D8 सॉरी, पर उसमें रुक H7, बिशप E6 और रुक H8 बहुत इजी मेट लग रहा था। तो यहाँ पे रुक F7 चेक दिया, वापस से ये खेला और रुक F6 खेल दिया। अभी इसमें आप देख सकते हो बिशप पे फिर से थ्रेट है। तो यहाँ पे बिशप G7 खेला, बिशप टू C6 चेक। अभी किंग जो है ऑलरेडी वो केज में आ चुका है इसमें। तो यहाँ पे किंग D8 खेला और फाइनली यहाँ पे आके रुक E6 के बाद ये मेट जो है वो कोई भी रोक नहीं सकता है और यहाँ आप एक एक दो चेक दे सकते हो आप रुक B2, किंग F3 में भी और किंग F1 में नॉर्मली किंग को रिलीज कर लूंगा, कहीं भी किंग G3, किंग G4 तो नो चेक पोजीशन आ जाएंगी और फाइनली वो मेट ही हो रहे हैं। सो दानिल दुबो जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है और सबको पता है कि मैग्नस कार्लसन के साथ वो उनकी टीम में रहते हैं, मतलब वो एक हिसाब से उनके सेकंड थे बहुत, जो भी इसके पहले टूर्नामेंट हुई थी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो उनको उसका भी एक्सपीरियंस होगा और डेफिनेटली वो वैसे भी डायनामिक प्लेयर हैं, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स उन्होंने खेला है। अगर आप बेस्ट गेम्स ऑफ 2020 या 19 आप देखोगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ गेम्स दानिल दुबो के होंगे। सो स्ट्रांग होने के साथ साथ क्रिएटिव प्लेयर भी हैं और अगर एक सेकंड गेम की बात छोड़ दें इस पूरे मैच में, जो कि जिसके कारण कि टाइम का कार्यकिन ने बताया था कि प्रॉब्लम हुआ था, अदरवाइज ये बहुत ही बढ़िया गेम हुए थे सभी। और मुझे लगा कि एक एक गेम एनालाइज करने से अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है उसी को हम देखते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास और कुछ गेम्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बोल सकते हो, आई विल ट्राई कि हम उसको भी एनालाइज करें। सो अब तक के लिए इतना ठीक है, मुझे लगता है बहुत जल्दी हम मिलेंगे और थैंक यू, बाय।